तो हम जूलियन स्टीवार्ट की बात करते हैं। जूलियन स्टीवार्ट जो है उसके बाद आते हैं। तो जूलियन स्टीवार्ट है वो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी जूलियन स्टीवार्ट ने। ओके, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज और द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म। आपने इन के बुक्स के नाम आपने बताने होते हैं। आपने इन्होंने किन वर्क के ऊपर काम किया, इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी, आपने उसको अपनी राइटिंग्स में कोट करना ही होता है। ओके, तो हम जूलियन स्टीवार्ट की बात करते हैं। तो जूलियन स्टीवार्ट की हम बात करते हैं, तो इन्होंने बुक दी थी थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक दी थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म। तो इन्होंने जो जूलियन स्टीवार्ट थे ये एक अमेरिकन जाने माने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, तो इन्होंने बुक में क्या किया, कॉन्सेप्ट दिए। एक तो कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया और साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट दिया, तो इनका बड़ा ही ज़्यादा रोल था, इम्पोर्टेंट रोल था डेवलप करने में। किसमें, कल्चर इकोलॉजी को डेवलप करने में और साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज को डेवलप करने के लिए। इन बुक में लिखा था थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म। ओके, तो इन्होंने जूलियन स्टीवार्ट ने क्या किया, इन्होंने नॉर्थ अमेरिकन शोशोन इंडियंस के ऊपर स्टडी की, है ना। तो उनका सोशल सेटअप, उनकी सोसाइटीज के बारे में स्टडी किया, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया, रिसर्च कैरी आउट की नॉर्थ अमेरिकन शोशोन ट्राइब एंड वेरियस साउथ अमेरिकन इंडियंस, साउथ अमेरिकन इंडियंस और नॉर्थ अमेरिकन शोशोन इंडियंस के ऊपर इन्होंने की। तो इन्होंने काम किया जूलियन स्टीवार्ट ने। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया थ्योरी ऑफ कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया और साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज का कॉन्सेप्ट दिया। अपनी बुक लिखी थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज और द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म। तो मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म की बात की इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि जितनी भी सोसाइटीज हैं वो एक यूनिलीनियर सीक्वेंस में नहीं चलती हैं, सेम स्टेजेस को फॉलो नहीं करती हैं, सेम रेवोल्यूशनरी स्टेजेस को फॉलो नहीं करती हैं। एवोल्यूशनिज्म जो है मल्टी लीनियर है। ठीक है, तो कल्चर जो है, डिफरेंट कल्चर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करते हैं, सेम स्टेजेस को फॉलो नहीं करते हैं, सेम सेट ऑफ स्टेजेस को फॉलो नहीं करते हैं कल्चर, बट कल्चर जो है डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशनिज्म को, डिफरेंट एवोल्यूशनरी स्टेजेस को फॉलो करते हैं। ओके, तो हम क्रॉस कल्चरल एनालिसिस की बात करें, है ना, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस की बात करें तो अब तो इन्होंने जो बुक लिखी थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म, जूलियन स्टीवार्ट ने, तो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कल्चर एवोल्यूशनिज्म की टोपोलॉजी दी, जिसमें इन्होंने यूनिलिनियर एवोल्यूशनिज्म दिया, जिन्होंने मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म दिया और थर्ड इन्होंने यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म दिया। ओके, तो अब
यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म में की बात अगर हम करें, यूनिलीनियर एवोल्यूशन की बात करें, तो इसमें ईबी टाइलर आते हैं, एल एच मॉर्गन आते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ स्टेजेस होती हैं, सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं। तो जो कल्चर जो है वो डिफरेंट, और जो कल्चर जो है वो पास करता है, इसमें डिफरेंट और सक्सेसिव डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, जिसके जरिए कल्चर जो है वो घूमता है, चलता है, डिफरेंट स्टेजेस से कल्चर पास होता है। और कल्चर जो है सिंपल फॉर्म से हम कम्प्लेक्स फॉर्म्स में कल्चर को देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म जो है, जो कल्चर जितने भी हैं वर्ल्ड के, वो सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास नहीं होते हैं। तो जो स्टेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट एरियाज में। ओके, तो जो कल्चरल डेवलपमेंट, हम आइस, यहाँ पे बर्फ वाला एरिया है, वहाँ पे डिफरेंट होती हैं स्टेजेस। जो है डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट की स्टेजेस डिफरेंट है। फॉरेस्ट एरिया है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट की स्टेजेस डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट स्टेजेस होंगी, वो भी डिफरेंट होगी। ये बात की मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म में। तो अब जूलियन स्टीवार्ट की बात करें, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था कल्चरल एवोल्यूशन, इकोलॉजी और साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, इन्होंने दी थी अपने बुक में। तो मल्टीलिनियर एवोल्यूशन की बात की, यूनिलिनियर एवोल्यूशन की बात की, हम यूनिवर्सल एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इन्होंने जो यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म है, जो बेसिकली ये यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म है, तो इन्होंने ये दिया था किसने, जो वीडी गॉर्डन चाइल्ड हैं। ठीक है, इन्होंने स्पेसिफिक एवोल्यूशन की बात नहीं की, इन्होंने यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात की कि किस तरह से जो है वीडी गॉर्डन चाइल्ड ने, जो ब्रिटेन के थे, और लेस्ले बाइट जो अमेरिका के थे, उन्होंने इस तरह का कल्चरल एवोल्यूशनिज्म दिया, उन्होंने यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म का कंसेप्ट दिया। तो इन्होंने क्या किया, ये कंसर्न ज्यादा था इनका एवोल्यूशनिज्म ऑफ कल्चर ऐसे हो। ओके, तो इन्होंने कहा कि हम कल्चर जो है, तो यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की हम बात करें, तो यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म ये होल यूनिवर्स को टेक करता है एज ए होल। तो ये पर्टिकुलर कल्चर की बात नहीं करता। ओके, तो इन्होंने कहा कि एवोल्यूशनिज्म जो है एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। ओके, तो जितने भी कल्चर हैं वर्ल्ड के, जितने भी कल्चर हैं वर्ल्ड के, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे एक प्रोसेस होता है एवोल्यूशनिज्म का। ठीक है, चाहे वो लिटरेट सोसाइटी हो, चाहे एडवांस सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में एवोल्यूशनिज्म होती है। हर सोसाइटी में एक कहने का मतलब है, यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म में इन्होंने द सोसाइटी जो है, इन्होंने यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात की, पर्टिकुलर एवोल्यूशनिज्म की बात नहीं की। इन्होंने होल यूनिवर्स को एक कहा कि तो जो कल्चर है ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन काइंड का जो कल्चर है, पर्टिकुलर कल्चर को ना स्टडी करते हुए, इन्होंने जो होल कल्चर है ह्यूमन काइंड का, उसको ट्रीट किया। तो इन्होंने बात की, यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात की, कि कल्चर जो है एक यूनिवर्सल, एवोल्यूशनिज्म जो है एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, और जितने भी कल्चर हैं वर्ल्ड के, वो बेसिकली जो है वहाँ पे एवोल्यूशनिज्म होती है। तो एक यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात की, इन्होंने यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म की बात नहीं की। हम यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं, एल एच मॉर्गन ने और एवी स्टाइलर ने बात की। मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म की बात की जूलियन स्टीवार्ट ने, और इसके बाद बात की यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की, जिनकी बात की वी डी गॉर्डन चाइल्ड है ब्रिटेन के, और लेस्ले वाइट है अमेरिका के। तो इन्होंने कहा कि एवोल्यूशनिज्म जो है, उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड को एक लिया, और वहां पे बताया कि कल्चर की एवोल्यूशनिज्म होती है पूरे वर्ल्ड में एज ए होल, और वो क्या करता है, डिफरेंट एवोल्यूशनिज्म हो, चाहे वो सोसाइटी प्रीलिटरेट है, चाहे सोसाइटी एडवांस्ड है, तो कल्चर जो है वो एवोल्यूशनिज्म के प्रोसेस से गुजरता ही गुजरता है। ओके, तो इनके कॉन्सेप्ट्स जो दिए वो हम बात करते हैं। आप याद रखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं
नियो एवोल्यूशनिज्म, हमने वी गॉर्डन चाइल्डी को डिस्कस कर दिया, हमने लेस्ले वाइट को डिस्कस कर दिया, हमने जूलियन स्टीवार्ट को डिस्कस कर दिया। ओके, अब इनके कॉन्सेप्ट क्या थे, ठीक है। तो कोर, कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि अ, जो कल्चर कोर होता है, ये एक ऐसा ट्रेड है, ऐसी क्वालिटी है कल्चर की जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। तो जूलियन स्टीवार्ट का जो कल्चर कोर था, इसने कहा कि ये एक ऐसी चीज है, ऐसा ट्रेड है तो जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। तो जो कल्चर कोर है वो तो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो जो अदर कल्चरल ट्रेड है जैसे स्ट्रक्चर हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, है ना, वो एक्ट करते हैं थ्रू कल्चरल कोर। तो कल्चरल कोर की बात करें, वो हम क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कल्चर के साथ। बाकी जो अदर कल्चरल ट्रेट होते हैं जैसे स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है ना। तो अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया कि किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी सोसाइटी की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो अब सुपर स्ट्रक्चर क्या है, वो आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, सिंबोलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाकी जो स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, ये एक्ट करते हैं थ्रू कल्चर कोड, ठीक है। कल्चर कोड डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो अब प्राइमरी फीचर्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, कंटीजेंट फीचर्स हैं। तो हम एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ओके। हम उसके लिए अब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का हमने अगर इस्तेमाल करना है, एयर का इस्तेमाल करना है, सन का इस्तेमाल करना है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें सोलर पैनल्स चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लिंकेज किसकी हो गई, इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके साथ लिंकेज हम कर देते हैं, ओके। तो 10 इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या करता है, कल्चरल कोर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, और बाकी जो कल्चरल ट्रेड है वो इंटरेक्ट करते हैं इसके थ्रू, थ्रू विद द एनवायरनमेंट। तो कल्चरल कोर की बात हमने की, कल्चर कोर क्या होता है, ये डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। कल्चर कोर जो है एक ऐसा कल्चरल ट्रेड है जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। हमारा सेंटर में आ जाता है कल्चर, तो यहाँ पे आ जाता है एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने सुपर स्ट्रक्चर की बात की, है ना। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, है ना, प्रोडक्शन होएगी, हमारा स्टोरेज होएगा, डिवीजन ऑफ लेबर होएगा, लैंग्वेज होएगी। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस की बात की, हमने इकोनॉमिक सिस्टम की बात की, और उसके बाद कंटीजेंट फीचर्स होते हैं, एक्सचेंज होता है, मिथ्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं, लॉस होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो डायरेक्टली जो इंटरेक्ट करता है वो एनवायरनमेंट के साथ वो करता है कल्चरल कोर, और बाकी जो स्ट्रक्चर होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर होते हैं, वो इंटरेक्ट करता है थ्रू कल्चर कोर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ वो भी इंटरेक्ट करता है लेकिन थ्रू कल्चर कोर के साथ, ओके। तो हमने एग्जांपल दे दी, जैसे हम भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं, एयर का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इन इन रिसोर्सेज को हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ठीक है, हमें सोलर पैनल्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये लिंक्ड है अपने इकोनॉमिक सिस्टम के साथ। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है कल्चरल कोर है, और जो दूसरे कल्चरल ट्रेड हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो कल्चरल इकोलॉजी क्या है, बेसिकली कल्चरल इकोलॉजी, कल्चर कोर है, कल्चरल इकोलॉजी क्या कल्चरल इकोलॉजी बेसिकली एक थियोरेटिकल अप्रोच है क्या ये,
तो इन्होंने टर्म दी थी 1955 में, ठीक है। तो एक ये भी एक कॉन्टिन्यूशन है थ्योरी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म का। तो कल्चर जो बेसिकली इन्होंने कहा कि हम एनवायरनमेंट का कैसे हम इम्पैक्ट स्टडी करते हैं कल्चर के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, तो कल्चरल इकोलॉजी की भी बात की इन्होंने। तो अगर हम बात करें, हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, हम कल्चर इकोलॉजी का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो स्टीवार्ट अप्रोच क्या करता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। क्योंकि जब हम, मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया है आपको, हमने पढ़ा होगा, याद है आपको कि एनएमएस कम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स जो था एलपी विद्यार्थी का, तो जो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स था एलपी विद्यार्थी का, वो एक सिग्निफिकेंस बताता है, ठीक है। तो हम कल्चरल इकोलॉजी, है ना, तो जूलियन स्टीवार्ट की हमने बात की, इन्होंने भी जो है, लेस्ली वाइट, ये भी प्रोपोनेंट थे कल्चरल इकोलॉजी के। हालांकि लेस्ले वाइट ने फोकस किया एनर्जी के ऊपर और इन्होंने फोकस किया टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इन्होंने फोकस किया कि किस तरह से कल्चर जो है वो एनर्जी को एनवायरनमेंट से हार्नेस करती है और कितनी ये एनर्जी जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं, हमने स्टडी किया, हमने पढ़ा, लेस्ले वाइट ने भी एनर्जी को यूज करने के लिए बात की एनवायरनमेंट से, और कितनी एनर्जी है वो यूज हुई है। तो जूलियन स्टीवार्ट जो हैं, इन्होंने कल्चरल इकोलॉजी की बात की, कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने रोल ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है कल्चरल एडवांसमेंट में, कल्चर में, वो एक्सप्लेन किया। इन्होंने कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। तो बाकी जो स्ट्रक्चर हैं, सुपर स्ट्रक्चर हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कल्चर कोर। तो इन्होंने कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किया, जिसमें हम इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजी स्टडी करते हैं ऑन कल्चर। ओके, तो हम इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं इसमें, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चर को हम पढ़ते हैं। तो अब जो जूलियन स्टीवार्ट थे, उन्होंने बुक लिखी थी, बड़ी ब्यूटीफुल बुक लिखी थी। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने इन्होंने थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज और द methodology of multilinear evolutionism, the theory of culture change and the methodology of multilinear evolutionism, इन्होंने बुक लिखी, किन्होंने बुक लिखी, जूलियन स्टीवार्ट ने बुक लिखी, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी, तो इन्होंने उस बुक में तीन चीज़ों के बारे में जिक्र किया। एक तो यूनिलिनियर एवोल्यूशनिज्म की बात की, मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म की बात की, तो और यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात की। जब यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात करें तो हम यूनिवर्सल एज ए होल एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं। ओके, तो हम एज ए होल हम बात करते हैं। जब हम मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं तो कल्चर जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरा है। यूनिलिनियर एवोल्यूशन की बात करें, कल्चर जो है जो सिमिलर सेट ऑफ स्टेजेस से गुजरा है।
अब यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात करें, जो कि कॉन्सेप्ट दिया था लेस्ले वाइडने और वी गॉर्डन चाइल्ड ने। तो इन्होंने कहा कि कल्चर जो है एज ए होल, इन्होंने कल्चर एज ए होल कल्चर की एवोल्यूशनिज्म की बात की। ओके, तो एवोल्यूशनिज्म बेसिकली क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। एवोल्यूशनिज्म में क्या है, बेसिकली एक यूनिवर्सल फिनोमिना की बात की, यूनिवर्सल कल्चर एवोल्यूशनिज्म की बात की। एवोल्यूशनिज्म क्या है, यूनिवर्सल फिनोमिना है, और हर कल्चर जो है वो उनमें एवोल्यूशनिज्म होती है। तो अदर जो लिटरेट सोसाइटी है, प्री लिटरेट सोसाइटी है, तो जैसी भी सोसाइटी है वर्ल्ड की, जैसा भी कल्चर है वर्ल्ड का, वो उनमें एवोल्यूशनिज्म हुई है। तो हम यूनिलिनियर एवोल्यूशनिज्म की बात करें, मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म की बात करें, यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म की बात करें। ओके, तो अब हमने कल्चर कोर की बात की, कल्चर इकोलॉजी की बात की, सिग्निफिकेंस क्या है कल्चर इकोलॉजी में, हमने देखा कि किस तरह से का हम इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। हम इसी के कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया था, कल्चर इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, जिसको भी स्टडी किया था एलपी विद्यार्थी ने इसको अप्लाई किया था। ठीक है, तो जो कल्चर में क्या करता है, इंडिविजुअल्स अडेप्ट नहीं करते हैं, बेसिकली कल्चर जो है वो अडेप्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया, कल्चर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, कल्चर्स को स्टडी करते हैं, तो कैसे फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं सिमिलर कल्चर डेवलपमेंट। तो किस तरह से कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया किन्होंने, एलपी विद्यार्थी ने। ओके, तो कल्चर जो है एक क्या है, सुपर ऑर्गेनिक है, अप्रोच ने ज्यूम किया। तो जो कंसेप्ट जो था सुपर ऑर्गेनिक का, तो ये यूलियन स्टीवार्ट ने ये कहाँ से लिया कि कल्चर सुपर ऑर्गेनिक है, इन्होंने अल्फ्रेड क्रॉबर से ये अज्यूम किया जो कल्चर जो है वो सुपर ऑर्गेनिक है। ओके, तो अगर हम मार्विन हैरिस की बात करें, ठीक है, मार्विन हैरिस जो है उन्होंने फर्दर इसको एक्सपैंड किया, कल्चरल इकोलॉजी को एक्सपैंड किया, और इन्होंने कल्चरल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। वो कल्चरल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे दिया, इन्होंने जो है कल्चरल मटेरियलिज्म ये कहता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो रिस्पॉन्ड करता है ह्यूमन बाय डेवलपिंग अडेप्टिव टेक्नोलॉजी। तो वो अडेप्ट करता है टेक्नोलॉजी के साथ, है ना। मटेरियल कल्चर, मटेरियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, मटेरियल नेचर ऑफ कल्चर की बात करते हैं हम। मैरविन हैरिस की जो कल्चर मटेरियलिज्म है, ये स्कूल थॉट या आपके स्कूल ऑफ थॉट जो है आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। इसको हम बड़े ही बारीकी से डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। हम जो कल्चरल इकोलॉजी है उसमें एलपी विद्यार्थी ने कल्चरल इकोलॉजी को इस्तेमाल किया, मार्विन हैरिस ने इसको एक्सपैंड किया और इसको यूज किया अपने कल्चरल मटेरियलिज्म में इसको यूज किया। ठीक है, तो कैसे एनवायरमेंटल पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस करता है एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। लेस्ले वाइट जो थे वो भी कल्चर की ही बात करते हैं, वो भी प्रोपोनेंट थे, वाज अनदर प्रोपोनेंट ऑफ कल्चरल इकोलॉजी। तो इन्होंने कहा कि किस तरह से हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, हम एनवायरनमेंट से एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और कितनी एनर्जी हमने इस्तेमाल की है। ओके, तो एग्जाम्पल इन्होंने देखी किस तरह से एक ड्रॉट रीजन में कि कंसर्न जो होता है, जब ड्रॉट रीजन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए रेनफॉल के लिए बड़ा कंसर्न होता है और वो सेंट्रल हो जाता है एवरीडे लाइफ में। तो
अब उनमें क्या हुआ, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया। देखो, बाढ़ है यहाँ पे, यहाँ पे सूखा पड़ता है, तो वहाँ इन्वायरमेंट है, सूखे वाला इन्वायरमेंट है, तो उसको के साथ जो है कंसर्न होता है रेनफॉल का। तो क्या होता है, कल्चर का डेवलपमेंट होता है। क्या कल्चर डेवलप हुआ, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ पे उनके बिलीफ सिस्टम में रेनफॉल का बड़ा जिक्र होता है, वाटर का जिक्र होता है। ठीक है, तो ये बिलीफ सिस्टम, ऐसा रिलीजियस बिलीफ सिस्टम जिसमें रेनफॉल का जिक्र हो या फिर पानी का जिक्र हो, वे उन सोसाइटीज में नहीं होगा जहाँ पे ड्रॉट नहीं हो, यहाँ पे इरिगेशन प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो ये हमने इस सिग्निफिकेंट आपको एक्सप्लेन किया कल्चरल इकोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। इन्होंने कहा कि एनवायरमेंटल के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो इफेक्ट करते हैं कल्चर को। कि किस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, कि इस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, तो वो लेके जाता है पर्टिकुलर कल्चर की तरफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल, थॉमस जेफरसन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था, एनवायरनमेंट था, उन्होंने लोगों को अनसिविलाइज कर दिया। क्योंकि जो जेफरसन, जो थॉमस जेफरसन थे, इन्होंने कहा कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से लोगों ने एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड अपनाया, लेजीनेस अपनाया, प्रोमिस्क्यूटी पे फोकस दिया। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं है, बट फ्रीक्वेंट वेरिएबिलिटी इन द वेदर ऑफ द मिडल एंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड। बट आप देखते हो वेरिएबिलिटी होती है वेदर की नॉर्दर्न लैटिट्यूड में या फिर मिडल में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स और सिविलाइज्ड सोसाइटीज हमें देखने को मिलती है। तो इन्होंने, अडोल्फ हिटलर ने क्या किया, इस थ्योरी को यूज किया। ठीक है, तो नॉर्डिक रेस की सुपरमसी को उसने प्रस्तुत किया। तो थॉमस जेफरसन ने कहा कि जो ट्रॉपिकल रीजन में जो लोग रहते हैं वो लेजी थे। ठीक है, इसलिए जो उनका कॉलोनाइजेशन जो है वो उसको सपोर्ट किया। बट ठीक है, तो बट फ्रीक्वेंट जो वेरिएशन है ना, वेरिएबिलिटी थी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्कर कल्चर एथिक्स का हमें देखने को मिलते हैं, वर्क एथिक्स देखने को मिलते हैं, सिविलाइज सोसाइटीज देखने को मिलते हैं। वहाँ पे सिविलाइज सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट वैसा था, रिलैक्स एटीट्यूड था। लेकिन नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ चले, मिडिल लैटिट्यूड की तरफ चले, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो कंट्रोवर्शियल से हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि वो जो कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री ये स्टडी करता है कि किस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो आपको पर्टिकुलर डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री की तरफ ले जाता है। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट ने, सोशल साइंटिस्ट ने इसको प्रॉब्लमेटिक बताया। ठीक है, स्टीवार्ट जो थे, इन्होंने क्या बात की, जूलियन स्टीवार्ट। अब देखा जाए तो जूलियन कहा कि रिचुअल्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं इकोलॉजिकल साइकिल को। ठीक है, तो रॉय रैपापोर्ट ने स्टडी किया किसको, पिग फॉर एंसेस्टर।
पैपुआ न्यू गिनिया ऑफ मेलानेशिया में एक ट्राइब थी तसेमबागा मैरिंग ट्राइब को स्टडी किया। तो इन्होंने कहा कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप था रिलीजन का और एनवायरनमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप था। ठीक है, इन्होंने कहा कि बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, कल्चर कोर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। बाकी जो अदर सुपर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कल्चर कोर। बट ऐसा नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप था रिलीजन में और एनवायरनमेंट में। पिग फॉर एंसेस्टर। तो इकोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट करता है क्या, रेगुलेट्स द इकोलॉजिकल साइकिल। रिचुअल्स किस तरह से इकोलॉजिकल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं, किस तरह से रिलीजन और एनवायरनमेंट का रिलेशन है। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा नहीं है कि हर बार ही कोर होगा कल्चर का। तो कल्चर कोर में इकोनॉमिक सिस्टम को बताया, तो बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर जो थे उनको बताया कि वो इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। बस ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रे रिपोर्ट थे उन्होंने सेमबागा टी सेमबागा मरिंग ट्राइब थी वो स्टडी की पैपुआ न्यू गिनी ऑफ मेलानेशिया। उन्होंने बुक लिखी पिग फॉर एंसेस्टर। इन्होंने कहा कि डायरेक्ट इंटरेक्शन है रिलीजन का इकोलॉजी का के साथ। तो इन्होंने कहा कि किस तरह से रिचुअल्स जो है रेगुलेट करते हैं इकोलॉजिकल साइकिल को। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है हर बार कोर नहीं हो सकता। तो इन्होंने यही कहा ना यूनिट स्टीवार्ट ने। अब यूनिट स्टीवार्ट ने कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, कल्चर कोर का कॉन्सेप्ट दिया, मल्टीरेट एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने क्या किया, स्टडी को, एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी को होलिस्टिक बनाया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, है ना। अराउंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम, किस पे सेंटर्ड अराउंड है कि रोल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो किस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करता है ना। तो इन्होंने कहा कि किस तरह से हम डिबेट होती है कि किस तरह से ह्यूमन जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। This is that is an observation to put humans inside our environment. Something cultural ecology teaches us. तो कल्चरल इकोलॉजी ही हमें टीच करती है, कल्चर इकोलॉजी ही हमें टीच करती है कि किस तरह से जो है ह्यूमंस का रोल क्या है क्लाइमेटिक चेंज में। तो ये कंक्लूजन में हम कह सकते हैं। तो हमने कल्चरल इकोलॉजी की हम बात करते हैं, जूलियन स्टीवार्ट की कल्चर कोर की बात कर सकते हैं। तो हमने इनमें एग्जाम्पल भी दी, सेमबागा मैरिंग ट्राइब्स हैं। तो क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, इसको भी एक्सप्लेन करता है, होलिस्टिक स्टडी को बनाता है ना। जूलियन कल्चरल इकोलॉजी। उसके बाद जूलियन स्टीवार्ट का हमने बात करी, हमने लेस्ले वाइट की हमने बात करी, वीडी गॉर्डन चाइल्ड की हमने बात करी। तो तीन की हमने बात कर दी हुई है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन। हम साइलिन और जनरल एवोल्यूशन की बात करते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे मार्शल सैलिन की। तो मार्शल सैलिन भी क्या थे, देखो जो पहले जो थे ना वीडी गॉर्डन चाइल्ड, वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। लेस्ले वाइट, जूलियन स्टीवार्ट अमेरिकन थे। उसके बाद साहलिन जो थे वो भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो हम देखते हैं कि हम बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखते हैं अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का और इंग्लिश की एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। तो मार्शल ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी को डेवलप किया। हम बात करते हैं 20th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ में। तो 20th सेंचुरी में न्यू एवोल्यूशनिज्म जो है ये 20th सेंचुरी में आई। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म जो है वो 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। तो
इन्होंने बुक ऑथर की मार्शल सहली ने, एवोल्यूशन एंड कल्चर। तो मार्शल सहली ने बुक ऑथर की। हमने मैरविन हैरिस का कल्चरल मटेरियलिज्म पढ़ा, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। ये आपने याद ही कर लेनी है। कल्चरल मटेरियलिज्म, द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, तो ये कल्चरल मैरविन हैरिस ने दिया। ओके, तो हम बात कर रहे हैं न्यू एवोल्यूशनिज्म की। हमने लेस्ले वाइट की बात की, जिन्होंने साइंस ऑफ कल्चर दिया न्यू एवोल्यूशनिज्म में। ओके, तो न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं हम। लेस्ले वाइट की हमने बात की। तो मार्शल सैलिन क्या थे, इन्होंने बुक लिखी एवोल्यूशन एंड कल्चर। तो कम से कम आपको 200 के करीब आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, उनके वर्क्स को जान करना पड़ेगा, उनकी पब्लिकेशंस को याद करना पड़ेगा, और आपने उनको स्टडीज को कोड करना है। अगर आप इतने, तो आप अपने सभी आंसर्स में एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क को आप कोड कर सकते हो। आप कंटेम्प्रेरी केस स्टडीज को आपको इसमें कोड करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर करना है। देखना है क्वेश्चन को, आप पहले स्टडी करो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही आप आंसर दें। सोचिए, आप 10 से 15 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए आप क्वेश्चन को समझने में, और आंसर को आप एक मेंटली आंसर को फ्रेम करेंगे कि किस सीक्वेंस में आपने आंसर को लिखना है। तो आप ऑथर जो है बुक के एवोल्यूशन एंड कल्चर, ठीक है, तो ये ऑथर थे बुक के एवोल्यूशन एंड कल्चर को। तो इन्होंने डिवाइड किया एवोल्यूशनिज्म सोसाइटीज को, जनरल एवोल्यूशनिज्म और स्पेसिफिक एवोल्यूशनिज्म। इन्होंने कहा एवोल्यूशनिज्म की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं जनरल एवोल्यूशनिज्म। ओके, इसमें क्या होता है कि तो जनरल एवोल्यूशनिज्म क्या करता है, अडेप्ट करता है। ठीक है, जब हम कल्चरल सिस्टम की बात करते हैं, जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो जनरल जब जो जनरल एवोल्यूशनिज्म जो होता है उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि सोशल सिस्टम कम्प्लेक्स होता है ना, हमारा सोशल सिस्टम कम्प्लेक्स होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अडेप्ट करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन, हम अडेप्टेशन हम करते हैं, किसको? एनवायरनमेंट की तरफ अडेप्टेशन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि किस तरह से फिर डिविएशन होता है, जनरल एवोल्यूशनिज्म जो है वो वो डिविएट होता है जनरल एवोल्यूशनिज्म से और डेवलप हो जाता है स्पेसिफिक यूनिक वे में। तो वेरियस कल्चर्स जो हैं और नॉट आइसोलेटेड, देयर इंटरेक्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ देयर क्वालिटी। ठीक है, तो मार्शल साहनी ने बड़ा ही सही इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो मार्शल साहनी जो है बेसिकली अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बड़ा ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में। इन्होंने कहा कि इन्होंने बुक लिखी एवोल्यूशन एंड कल्चर, एवोल्यूशन एंड कल्चर के ऊपर बुक लिखी मार्शल साहनी ने। तो इन्होंने बताया कि एवोल्यूशनिज्म को दो पार्ट्स में भागों में बताया, जनरल एवोल्यूशन, स्पेसिफिक एवोल्यूशन। जनरल एवोल्यूशनिज्म जब होता है एक कल्चर में, एक सोसाइटी में, तो वो कल्चर कम्प्लेक्स होने की वजह से, सोसाइटी कम्प्लेक्स होने की वजह से वो उसमें कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और वो अडेप्टेशन करता है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ।
ठीक है। तो इस क्या होता है कि कल्चर की डिविएशन हो जाती है। जनरल एवोल्यूशनिज्म से हम स्पेसिफिक यूनिक में वो जो है वो कल्चर जो है वो डेवलप करता है। जनरल एवोल्यूशनिज्म से डेवलप करके वो एक यूनिक वे में डेवलप करता है, स्पेसिफिक एवोल्यूशनिज्म में डेवलप करता है। तो ये दिया था मार्शल सैलिन ने, ठीक है। तो सैलिन ने स्टोन एज इकोनॉमिक्स जो थी वो 1972 में कुछ ऐसे थे वो पब्लिश किए। इन्होंने बुक की एवोल्यूशन एंड कल्चर, एवोल्यूशन एंड कल्चर नाम की बुक लिखी। ओके, तो हम बात करते हैं एलमॉन सर्विस की भी। अब एलमॉन सर्विस की बात करें तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दे दी, जो स्टेजेस थी ना एवोल्यूशनिज्म की, उसकी 4 क्लासिफिकेशन दे दी, 4 क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ सोशल एवोल्यूशनिज्म। तो इनको हम जो 4 लेवल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। 4 क्लासिफिकेशंस कौन कौन से थे? बैंड, ट्राइब, चीफडम एंड स्टेट, ठीक है। तो इन्होंने मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी भी डेवलप की, ठीक है। तो जो chiefdom like society developed because it was apparently confiscal because of the centralized citizenship leadership। तो मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी डेवलप की कि किस तरह से लोग प्रिमिटिव सोसाइटी में चीफ जो है वो बेनिफिट होता है लोगों की बेहतरी के लिए, कल्चर की बेहतरी के लिए, ठीक है। क्योंकि उसकी एक सेंट्रलाइज्ड लीडर होता है, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होती है, वो कंट्रोल करता है अफेयर्स को, वो रेगुलेट करता है अफेयर्स को, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होती है। तो इसको हम बोलते हैं मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी, जो दी थी एलमान सर्विस ने, ठीक है। तो बेनिफिट्स टू फॉलोअर्स, मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी ये कहती है कि बेनिफिट्स देता है फॉलोअर्स को, ठीक है। तो और होल टाउन को, सोसाइटी को बेनिफिट करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लीडर जो है वो पावर में रहता है और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है। एलमॉन्ट सर्विस तो किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं, क्योंकि जो लीडरशिप होती है, सेंट्रल लीडरशिप, उनका फायदा लेते हैं फॉलोवर्स और पूरी सोसाइटी जो है उससे बेनिफिट करती है। तो उसके बाद क्या होता है कि डेवलप हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो हो जाती है। तो मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी को उसने एक्सप्लेन किया, तो चीफडम लाइक सोसाइटीज को डेवलप किया। तो बैंड, ट्राइब, चीफडम एंड स्टेट, 4 क्लासिफिकेशन दे दी इन्होंने एवोल्यूशनिज्म की। अब एवोल्यूशनिज्म की क्रिटिसिज्म की बात करें, हमने देखा कि हमने बात करी वीडी गॉर्डन चाइल्ड की, लेस्ले बाइटी की, जूलियन स्टीवार्ट की, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चर कोड को दिया। लेस्ले वाइट ने एनर्जी और टेक्नोलॉजी के यूज से कल्चर को एक्सप्लेन किया। वीडी गॉर्डन चाइल्ड जो है वो पैराबोलिक कर्व देते हैं। लेस्ले वाइट यूनिलिनियर एवोल्यूशन, मल्टीलिनियर एवोल्यूशन, यूनिवर्सल एवोल्यूशन की बात करते हैं। जूलियन स्टीवार्ट कल्चर इकोलॉजी की बात करते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल एवोल्यूशन में जो साहलिन, मार्शल साहलिन है, वो बात करते हैं स्पेसिफिक एवोल्यूशन और जनरल एवोल्यूशन की बात करते हैं। और एलमान सर्विस जो है वो एवोल्यूशनिज्म को डिवाइड करते हैं, 4 क्लासिफिकेशंस देते हैं, बैंड, ट्राइब, चीफडम एंड स्टेट। तो मैनेजरियल बेनिफिट थ्योरी देते हैं एलमान सर्विस। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात करें तो न्यू एवोल्यूशनिज्म क्या है? एक मेथोडोलॉजी है बेसिकली, ये थ्योरी नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजन। क्रिटिसिज्म है इसका। थ्योरी में एक स्पेसिफिसिटी होती है, एक करेक्टनेस होता है, ठीक है। तो बट जो
एवोल्यूशनिज्म है इज नॉट थ्योरी इन ट्रू सेंस। ये इसमें क्या है, करेक्टनेस भी लैकिंग है, इसमें सही नहीं है, और स्पेसिफिसिटी भी लैकिंग है। इसमें स्पेसिफिसिटी की बात नहीं की इन्होंने, तो करेक्टनेस की बात भी नहीं की इन्होंने। तो ये थ्योरी में करेक्टनेस होती है, स्पेसिफिसिटी होती है। तो कल्चर जो है वो डायनेमिक है, कल्चर चेंज होता है टाइम के साथ, प्लेस के साथ। तो इन्होंने, न्यू एवोल्यूशनिज्म ने स्पेस और प्रॉब्लम जो थी टाइम एंड स्पेस की, इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, क्रॉस कल्चरल सिमिलरिटी को डिड्यूस नहीं किया न्यू एवोल्यूशनिज्म में। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म क्या है, ए मोर लाइकली है मेथोडोलॉजी है देन थ्योरी टू वेरियस रीजन। तो हमने देखा कि तो न्यू एवोल्यूशनिज्म बेसिकली essentially remain a it, it is regarded as a essential methodology। तो ये थ्योरी से दूर ही रही। ठीक है, हमने बात की न्यू एवोल्यूशनिज्म की, बात की क्रिटिसिज्म की, बात की। ये करेक्टनेस नहीं है, इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये मेथोडोलॉजी है। ओके, तो हमने 5 एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात की, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात की, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात की। ओके, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इम्पोर्टेंट चीज, कि आप ये मत समझिएगा कि हम सीधा आंसर को हम सीधे सीधे लिख देंगे तो बात बन जाएगी। आपको आंसर को आज के टाइम पे सीधे सीधे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। यूपीएससी आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी को चेक करता है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करता है। तो आप एप्लीकेशंस आपने देने हैं, कॉन्सेप्ट्स के, थ्योरीज की एप्लीकेबिलिटी आपने देनी है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। वो तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको सब्जेक्ट की होलिस्टिक जानकारी होगी। आपको लिंकेजेस करना आना चाहिए। ठीक है, आपको लिंकेजेस करना आना चाहिए। ओके, तो क्रिटिसिज्म जो है वो न्यू एवोल्यूशनिज्म का एक कॉन्सेप्ट था। तो स्पेसिफिक एवोल्यूशन एंड जनरल एवोल्यूशन की बात की हमने, वीडी गॉर्डन चाइल्ड की बात की, है ना। तो अगर हम बात करें क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और न्यू एवोल्यूशनिज्म में डिफरेंस क्या है, तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म साइकिल यूनिटी ऑफ मैन को बताता है, न्यू एवोल्यूशनिज्म बताता है ये साइकिल यूनिटी ऑफ मैन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिज्म जो है क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में है, इथनोसेंट्रिज्म न्यू एवोल्यूशनिज्म में नहीं है। तो ये डिफ्यूजन को कंसिडर नहीं करता, ये फिर भी डिफ्यूजन को कंसिडर करता है। ये यूनिलीनियर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो मल्टीलीनियर है, यूनिवर्सल है और स्पेसिफिक है। ओके, स्कॉलर्स टाइलर थे, मॉर्गन थे, जेम्स फ्रेजर थे। इसमें हमने बताया आपको, लेस्ले वाइट थे, वीडी गॉर्डन चाइल्ड थे, जूलियन स्टीवार्ट थे, लेस्ले वाइट, जूलियन स्टीवार्ट, साहलिन एंड सर्विस थे। तो ये क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म आपको 19th सेंचुरी में पीरियड में देखने को मिलती है। तो ये 20th सेंचुरी में आपको देखने को मिलती है न्यू एवोल्यूशनिज्म। तो ये इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था
डार्विनिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो प्री डार्विनिज्म स्कॉलर्स जो थे या डार्विनिज्म का इसके ऊपर इम्पैक्ट था। अब न्यू एवोल्यूशनिज्म ने ये रिएक्शन था जो फंक्शनिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ये इंस्पायर्ड तो थी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म से, बट ये रिएक्शनरी थी अगेंस्ट फंक्शनलिज्म। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म जो है ये रिएक्शनरी थी अगेंस्ट फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो हमने बताया कि ये न्यू एवोल्यूशनिज्म क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, क्या इनके स्कॉलर्स थे, है ना। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म न्यू एवोल्यूशनिज्म एविडेंस के साथ स्टडी करती है, तो ये इन्होंने बिना एविडेंस के स्टडी किया। क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट सेकेंडरी डाटा पे बिलीव करती है, न्यू एवोल्यूशनिज्म जो है फर्स्ट हैंड डेटा से बिलीव करती है। तो ये हमने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो था वो हमने स्टडी किया क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का और न्यू एवोल्यूशनिज्म का। ओके, तो हमने बात की डिफरेंट थ्योरीज की बात की, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कल्चरल एवोल्यूशनिज्म की बात की हमने डिटेल में। ओके, तो हमने पढ़ा कि क्या होता है न्यू एवोल्यूशनिज्म, क्या होता है कल्चरल क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म क्या है। वो यूनिलिनियर फैशन की बात करता है, ये मल्टीलिनियर फैशन की बात करता है। एनर्जी की हम इसमें रोल क्या है एनर्जी का, किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कल्चर को एवोल्यूशनिज्म टेक्नोलॉजी को यूज करके, एनर्जी को यूज करके, तो बताता है कल्चरल एडवांसमेंट की जानकारी हमें देता है। हम एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं इकोलॉजी के ऊपर, है ना, वो हम स्टडी करते हैं। किस तरह से जॉय रैपॉर्ड ने स्टडी किया तसेम्बांग मैरिन ट्राइब को स्टडी किया पैपुआ न्यू गिनिया की, और किस तरह से बताया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक रिलीजन का और कल्चर का। तो जरूरी नहीं इकोनॉमिक सिस्टम कल्चरल कोर ही नहीं होती, तो इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर कोर के और जो इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसको भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, बैंड्स को एक्सप्लेन किया, ट्राइब्स को एक्सप्लेन किया, किस तरह से क्लासिफिकेशन दी बैंड्स की, ट्राइब्स की, चीफडम की, स्टेट की, ये किन्होंने दी एलमॉन सर्विस ने। मार्शल साहनी ने बताया कि जनरली कैसे सोसाइटी एवोल्व करती है, और सोसाइटी जब इवॉल्व कर रही होती है तो अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये क्या करता है जनरल एवोल्यूशनिज्म जो है ये अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, और ये फिर ये प्रोग्रेस करता है, इसकी डिविजन हो जाती है जनरल एवोल्यूशन से हम स्पेसिफिक एवोल्यूशनिज्म की तरफ डिविजन हो जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स होता है, एनवायरनमेंट इसके ऊपर इंटरेक्ट करता है। हमने जूलियन स्टीवार्ट को भी हमने पढ़ा, हमने लेस्ले वाइट को देखा कि किस तरह से हम एनर्जी को, हम टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर सकते हैं। तो जूलियन स्टीवार्ट ने कहा, इन्होंने बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म, मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म। तो सोशियो थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज जूलियन स्टीवार्ट की बुक थी, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म। तो ये बुक लिखी, इसमें इन्होंने 3 तरह के एवोल्यूशनिज्म की बात की, यूनिलिनियर एवोल्यूशनिज्म, मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म और यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म। ठीक है, तो एक क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म भी इसमें आ गया, इसमें मल्टी लीनियर एवोल्यूशनिज्म भी आ गया, इसमें यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म भी आ गया। तो हर सोसाइटी जो है वो सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस से नहीं गुजरी होती है, एवोल्यूशनिज्म जो है वो मल्टी लीनियर होता है।
ठीक है, तो ये किसने बताया? जूलियन स्टीवार्ट ने। तो यूनिवर्स एज ए होल किस तरह से वो कल्चर प्रोग्रेशन उसमें होती है, इज टेकन प्लेस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द यूनिवर्सल एज ए होल। यूनिवर्सल एज ए होल में हम कल्चर की प्रोग्रेस को स्टडी करते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म कल्चर क्या करता है कि एक पूरे कल्चर की बात करता है, ना कि एक पर्टिकुलर कल्चर की बात करता है। एवोल्यूशनिज्म जो है यूनिवर्सल फिनोमेना है, तो जो यूनिवर्सल कल्चर की बात करता है यूनिवर्सल फिनोमेना है। ठीक है, तो जितने भी कल्चर हैं, चाहे वो एडवांस हैं, चाहे वो बिलिटरेट हैं, तो उनमें एवोल्यूशनिज्म का प्रोसेस चलता ही चलता है। उसको वी गॉर्डन ने चाइल्ड डे की बात करें, उन्होंने बुक लिखी द सोशल एंड एवोल्यूशनिज्म, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, methodology for multilinear evolutionism, सोशल एवोल्यूशनिज्म की बुक लिखी बी गॉर्डन चाइल्ड ने। तो इन्वेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन हमने की। तो फूड प्रोडक्शन की इन्वेंशन हुई। तो इन्होंने बात करी सोशल एवोल्यूशनिज्म में, फूड प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने अर्बनाइजेशन का। उसके बाद फिर इन्होंने बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि किस तरह से कल्चर के एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन किया इन्होंने, किस तरह से कि किस तरह से इन्वेंशन हुई फूड प्रोडक्शन की, फिर इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन हुई, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन किया इन्होंने कल्चर के। ओके, तो हमने देखा कि न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात हम करें तो वीडी गॉर्डन चाइल्ड ने एक पैराबोलिक कर्व किया। इन्होंने कहा कि यूनिलिनियर नहीं था कल्चर, तो एक पैराबोलिक कर्व थी। तो न्यू एवोल्यूशनिज्म जो है वी गॉर्डन चाइल्ड की बात की, लेस्ले वाइट की बात की, स्टीवार्ट की बात की, साहलिन की बात की, सर्विस की बात की, तो ये मर्ज हुए 1930s में न्यू एवोल्यूशनिज्म। तो कल्चर की डेवलपमेंट जो थी वो यूनिलिनियर नहीं थी, वो पैराबोलिक कर्व थी। ठीक है, तो हमने डिटेल में स्टडी किया कल्चर एवोल्यूशनिज्म को। ठीक है, हमने यूनिलिनियर एवोल्यूशनिज्म को, हमने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को, यूनिलिनियर एवोल्यूशनिज्म को भी हमने कल डिटेल में स्टडी किया था। तो हमने बात करी थी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की लास्ट वीडियो में, उसमें हमने देखा था
कि किस तरह से ईबी टेलर, एल.एच. मॉर्गन, जेम्स फ्रेजर जो है वो कल्चरल क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं। ओके, उस तरह से हमने हमारे सिलेबस में ईबी टाइलर है, जेम्स फ्रेजर है और एल.एच. मॉर्गन है। ब्रिटिश ईबी टाइलर और जेम्स फ्रेजर ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और एल.एच. मॉर्गन जो है वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और जर्मन में जे बेथोवन है। तो हमने देखा क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात की हमने कि किस तरह से हम जो है जो सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, ह्यूमन कल्चर जो है तो यूनिलीनियर सीक्वेंस में इवॉल्व होता है। स्टेज आफ्टर एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है, सिंपल के बाद हम कम्प्लेक्स में जाते हैं। इसने बताया कि किस तरह से जो स्टेजेस को सैवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन किया। तो सैवेजरी है, बार्बरिज्म है और सिविलाइजेशन है। तो हमने फीचर्स की बात की, किस तरह से सोसाइटी सिंपल से कम्प्लेक्स में जाती है, किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस से सोसाइटी जो है वो गुजरती है, कल्चर का एवोल्यूशनिज्म होता है ना। तो वो हमने बताया। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड होती है। ईबी टाइलर जो थे वो प्रिमिटिव कल्चर इन्होंने बुक लिखी। इन्होंने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से कल्चर को डिफाइन किया कि कल्चर कैसे नॉलेज है, बिलीव्स है, आर्ट है, मॉरल्स है, लॉस है, कस्टम्स है एंड अदर कैपेबिलिटीज हैं और हैबिट्स हैं acquired by man as member of the society। तो टाइलर ने क्या किया, बताया एजेस के बारे में। उन्होंने डिवाइड कर दिया आर्कियोलॉजिकल पीरियड को, एजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किस तरह से स्टोन एज आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया, फिर आयरन एज आया। ये एवोल्यूशनिज्म मटेरियल कल्चर के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, हमने जो है एवोल्यूशनिज्म की स्टेजेस बताई, टेक्नोलॉजी की हमने स्टेजेस बताई, मेटल्स के टूल्स आ गए, फिर एडवांस टूल्स आ गए, रिलीजन में हमने बताया एनिमिज्म आया, पॉलीथिज्म आया और उसके बाद मोनोथिज्म आया। एवोल्यूशनिज्म की स्टेजेस को एक्सप्लेन किया, टेक्नोलॉजी के स्टेजेस को एक्सप्लेन किया, रिलीजन की स्टेजेस को एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैरिज की स्टेजेस को हमने एक्सप्लेन किया, प्रोमिस्क्यूटी है, पॉलीगैमी है, मोनोगैमी है। तो इन्होंने बात करी। तो उसके बाद जेम्स फ्रेजर आते हैं, इन्होंने बुक लिखते हैं बड़ी ब्यूटीफुल, मैजिक के बारे में बात करते हैं, गोल्डन बॉ, ब्लैक मैजिक के बारे में बताया, किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरह से पहले मैजिक का ओरिजिनेट हुआ, किस उसके बाद फिर रिलीजन का ओरिजिनेशन हुआ, देन आफ्टर दैट साइंस केम। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ह्यूमन कॉस्मोलॉजी को किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस से वो पास की है। जेम्स फ्रेजर ने भी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात की। ठीक है, एल.एच. मॉर्गन की बात करें, इन्होंने इरोक्यूज इंडियन, द लीग ऑफ इरोक्यूज बुक लिखी, है ना। इन्होंने द सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली बात की, एंशिएंट सोसाइटी बुक लिखी। तो कॉन्सैंग्यूनियस मैरिएज, पुनर्वान मैरिएज, संडासमियन मैरिएज, तो पाट्रियार्कल मोनोगैमियन फैमिली, सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली के बारे में उन्होंने दर्शाया। क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ। जे बेथोवन ने हिटेरिज्म, दास मुचेरेट, डायनोसियम, अपोलिनियन को एक्सप्लेन किया। तो यूनिलिनियर एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन किया। तो इसके क्रिटिसिज्म भी बड़ा था क्योंकि ये सीधे डेटा पे रिलाई नहीं करते थे, आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इनका ये डिफरेंशिएट भी होते हैं इससे न्यू एवोल्यूशनिज्म से, क्योंकि वो डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा वो कलेक्ट करते थे, उसमें वो बिलीव करते थे। फ्रांस बॉस ने डिफिशनिस्ट के कॉन्सेप्ट को इन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, बट जो न्यू क्लास एवोल्यूशनिज्म थे उन्होंने डिफिनिशनिज्म के कॉन्सेप्ट को
इनकॉर्पोरेट किया। अब हम फंक्शनलिस्ट की बात करें, फ्रांस बॉस की फंक्शनलिस्ट की बात, इन्होंने फंक्शनलिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया कि, और एवोल्यूशनिस्ट ने कोई प्रूफ नहीं दिया थ्योरी ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो किस तरह से एवोल्यूशनिस्ट ये इथनोसेंट्रिक अप्रोच थी, क्योंकि ये इक्वेट करते थे प्री हिस्टोरिक सोसाइटी को कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के साथ ये करते थे। तो एवोल्यूशनिज्म क्या है? बेसिकली चेंज है रादर देन प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। ठीक है, तो लियो एवोल्यूशनिज्म भी हमने एक्सप्लेन किया, हमने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का भी मैंने ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया। तो इसके साथ ही ये न्यू जो एवोल्यूशनिज्म है ना, तो ये खत्म होता है, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म भी खत्म होता है। अब हम एक और टॉपिक्स हम देखते हैं, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यूज में, तो हम बात करते हैं, बॉस की बात करते हैं। हम देखते हैं किस तरह से हमने स्टडी किया। पर्टिकुलरिज्म की बात हम करें तो हमने बॉस को, पर्टिकुलरिज्म को के हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रांस बॉस थे और उसके स्टूडेंट्स थे, जैसे रथ बेनेडिक्ट हो गए, मार्गरेट मीड हो गए, ए एल क्रोबर हो गए। तो ये फ्रांस बॉस के स्टूडेंट्स थे, ए एल क्रोबर, रुथ बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड। तो बॉस ने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो एक्चुअली द टर्म हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म वो दिया था मैडविन हैरिस ने। मैडविन हैरिस ने कल्चरल मटेरियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से हम जो है मटेरियल चीज़ों को हम एवोल्यूशनिज्म में एक्सप्लेन किया। मटेरियल नेचर, मटेरियल कल्चर के बेस पे इन्होंने एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन किया। सिंपल टूल्स इस्तेमाल होते थे, उसके बाद हमारे मेटल्स के टूल्स इस्तेमाल होने लगे, स्टोन टूल्स, मेटल के टूल्स इस्तेमाल होने लगे। उसके बाद एडवांसमेंट, मैकेनाइजेशन हो गई, ठीक है, ऑटोमेशन हो गई। तो मैडविन हैरिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो कॉइन जो किया था मैडविन हैरिस ने किया था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का। तो पर्टिकुलर एवोल्यूशनिज्म जो है, जैसे कल्चर एवोल्यूशनिज्म जो है, इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कहता है कि एक कल्चर जो है, हर एक सोसाइटी एक यूनिक है, उसकी एक यूनिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसको स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्पेशली इट्स हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको अपने ही उसका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हर एक सोसाइटी का एक कल्चरल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, और हर एक सोसाइटी को हमने अंडरस्टैंड करना है, मस्ट बी अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन इट्स स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इसके स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेस पे ही उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्पेशली इट्स हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म ने कहा हर एक सोसाइटी की एक यूनिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है, तो मस्ट बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन इट्स स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म जो है वो क्या करते हैं, वो अपने आप को क्लेम करते हैं फ्री फ्रॉम प्री कंसीव्ड आइडियाज। तो ये भी फील्ड डेटा पे, कलेक्शन पे, फील्ड वर्क पे ये बिलीव करते हैं। न्यू एवोल्यूशनिज्म भी फील्ड बेस करता था, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनरल थ्योरीज को एक्सप्लेन करने की बजाय, जनरली कल्चरल एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन करने की बजाय, इन्होंने पर्टिकुलर थ्योरीज कल्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, दे डिस्क्राइब पर्टिकुलर कल्चर, जनरल थ्योरीज के बजाय। तो पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की बात करें तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म क्या है बेसिकली, तो ये एक हर एक कल्चर जो है, एक एक हर एक कल्चर जो है अपने आप में एक यूनिक हिस्ट्री है, पर्टिकुलर है, ठीक है। तो इसमें हम यूनिवर्सल लॉज, जनरल थ्योरीज जो है वो हम नहीं इसमें लागू कर सकते, ठीक है। तो
तो अब जो लाइस एल.एच. मॉर्गन के जो आइडिया था कि किस तरह से एवोल्यूशनरी की स्टेजेस आती हैं, होती हैं, और इन्होंने कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया था, इथनोसेंट्रिज्म को किया था, बट इन्होंने पर्टिकुलरिज्म ने क्या किया, इन्होंने इनके आइडियाज़ को बॉस के आइडियाज़ को बॉस ने फ्रांस बॉस ने लाइस और एल.एच. मॉर्गन के आइडियाज़ को रिजेक्ट किया। तो एवोल्यूशनरी पाथ जो था वो क्या था, उन्होंने जनरलिटीज और और यूनिवर्सल थीम्स, उन्होंने जनरलाइज्ड वे में, उन्होंने यूनिवर्सल थीम में, जनरल थीम में उन्होंने कल्चर को एक्सप्लेन किया। बट इन्होंने कहा कि कल्चर ट्रेड को हमें अब जब जब एक्सप्लेन करना है तो उसको स्पेसिफिक कल्चर कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने जनरल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया एवोल्यूशनिज्म में, तो इन्होंने कल्चर ट्रेड को एक्सप्लेन किया स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। जनरल एवोल्यूशनिज्म ट्रेंड्स उन्होंने एक्सप्लेन किया, जनरल कल्चर एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन किया, इन्होंने स्पेसिफिक कल्चर एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बॉस जो और उसके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने कहा कि कल्चर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम इसको जनरलिटीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक कल्चर जो है एक उसकी एक डिफरेंट एक यूनिक हिस्ट्री है, उसको हम जनरल एवोल्यूशनरी को हम जनरल एवोल्यूशनरी के बेस पे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सिमिलर कल्चर एस्पेक्ट भी है, अगर मान लीजिए कि दो डिफरेंट सोसाइटी का सिमिलर कल्चरल एस्पेक्ट है, कुछ कल्चर उनका सिमिलर भी है, फिर भी हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, हम कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें स्पेसिफिक कल्चर को उसकी यूनिक हिस्ट्री के साथ स्टडी करना होगा। ओके, तो अब हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म और जो डिफ्यूजनिज्म का जो मेथड था, कंसेप्ट था, वो दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो हो सकता है जो जो ट्रेड थे कल्चर में, फिर वो आगे जाके जो है वो डिफ्यूज हो गए होंगे जब वो इंटरेक्शंस हुई और दूसरे कल्चर्स के साथ। तो हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे वो ट्रेड सिमिलर हुए होंगे, वो डेवलप हो जाते हैं और उनकी यूनिक हिस्ट्री हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अ, हर एक जो कल्चरल ट्रेड है वो अपनी सोसाइटी में, वो एक अपने ही एरिया में, अपने ही सोसाइटी में वो अपने तरीके से ग्रो करता है, डेवलप करता है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। शुरुआत में एक पर्टिकुलर कल्चर के सेम ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन जब वो डिफरेंट सोसाइटीज में जब वो डिफ्यूज करता है, पास करता है, तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्म कर ले लेता है, वो एक स्पेसिफिक बन जाता है, तो उसकी एक यूनिक हिस्ट्री बन जाती है, वो यूनिक हिस्ट्री के साथ डेवलप होता है। तो ये कहना था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का। ठीक है, तो after many different cultures have been studied in the same way within a region, the history of individual cultures may be reconstructed. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो पर्टिकुलर कल्चर की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब बॉस ने फोकस किया ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्शन पे, इंडिविजुअल कल्चर्स के ऊपर डेटा कलेक्शन करो। ठीक है, ताकि आप इससे पहले कि आप कल्चर के फिनोमेना को इंटरप्रेट करो, कल्चर चेंज को इंटरप्रेट करो, आपको कल्चर को अज्यूम करना है, उसको इंटरप्रेट करना है बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने इसके और इसके स्टूडेंट्स ने बड़ी ज़्यादा पेन ली, जितने भी जो रिकॉर्ड थे ऑल मैनर ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की। ठीक है, उसकी डिफरेंट मेथड्स, है ना, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने, इथनोग्राफी के जो बेसिक मेथड्स हैं इथनोलॉजी के, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस की, ओरल हिस्ट्री स्टडी की, है ना, कम। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सब फील्ड जो है एंथ्रोपोलॉजी की उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री करने के लिए। ठीक है, तो एथनोग्राफिक एविडेंस जो है उसको जो है लिंग्विस्टिक एविडेंस के साथ यूज करना चाहिए। तो इथनोग्राफिक एविडेंस को हमें बायोलॉजिकल एविडेंस
के साथ यूज करना चाहिए, हमें कल्चरल एविडेंस के साथ यूज करना चाहिए, फिजिकल एविडेंस के साथ यूज करना चाहिए, लिंग्विस्टिक एविडेंस के साथ यूज करना चाहिए। तो जो अप्रोच जो थी इसकी, फोर फील्ड मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इसने अप्रोच की लगाई। इसने फोर फील्ड मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की अप्रोच लगाई। ओके। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में फ्रांस बोस ने, इसके जो स्टूडेंट थे मार्गरेट मीड, रुथ बेनेडिक्ट, अल्फ्रेड क्रॉबर, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक कल्चर यूनिक होता है, उसकी यूनिक हिस्ट्री होती है, कोई भी कल्चर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इन्होंने कहा कि पर्टिकुलरिज्म और डिफ्यूजनिज्म जो है वो हैंड इन हैंड चलता है। ओके। तो इन्होंने कहा कि डिफरेंट कल्चर जो है, हम कल्चर्स को स्टडी करेंगे, स्टडी करके डिफरेंट कल्चर्स को हम उनकी हिस्ट्री को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल कल्चर की बात करते हैं। बाकी जो थ्योरीज थी, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म या न्यू एवोल्यूशनिज्म, ओके, तो है ना, तो उसमें क्या था, वो करते थे वो करते थे जनरल एवोल्यूशन के का बेस था उनका, जनरल थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशनिज्म की थी वो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तो डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी किया गया है इन द सेम वे विद इन ए रीजन। ठीक है। हिस्ट्री जो है इंडिविजुअल कल्चर्स की, वो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक कल्चर को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कल्चर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया जाता है, फील्ड हैंड डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है ना। तो हम बेसिकली ऑरल हिस्ट्री पे रिलाई करते हैं, हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस पे रिलाई करते हैं, है ना। बाकी जो था क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म वो कंपैरेटिव मेथड्स पे रिलाई करता था, है ना, सेकंड हैंड डेटा पे रिलाई करता था। तो अप्रोच ने इन्होंने कहा कि इन्होंने फोर फील्ड मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दी थी, फोर फील्ड मेथड्स। इन्होंने कहा कि हमें जब कल्चर्स की हमने स्टडी करनी ही है, तो हमने बायोलॉजिकल एविडेंसेस भी कलेक्ट करने चाहिए, हमें फिजिकल एविडेंसेस भी कलेक्ट करने चाहिए, हमें कल्चरल एविडेंसेस भी कलेक्ट करने चाहिए, हमें आर्चोलॉजिकल एविडेंसेस, लिंग्विस्टिक एविडेंसेस भी कलेक्ट करने चाहिए। तो डिफ्यूजन प्लस पर्टिकुलरिज्म को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिसिज्म। डिफ्यूजनिज्म और पर्टिकुलरिज्म को जब हम कंबाइन कर दें, तो हमारा बनता है हिस्टोरिसिज्म। तो ही वाज इसके जो आइडियाज जो थे, वो बड़े टाइम से बड़े आगे थे। ठीक है। इन्होंने रिजेक्शन किया इथनोसेंट्रिक स्टाइल को किया। ठीक है। इन्होंने ये कहा कि कल्चरल रिलेटिविज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया कि सारे के सारे कल्चर जो है वो इक्वल होते हैं। ओके। तो इन्होंने ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर रिलाई किया। इन्होंने आगे जाके कल्चरल अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के में भी कंट्रीब्यूट किया। ओके। तो इनकी बुक थी रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो फ्रांस बोआस की बुक थी, है ना, रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर। हम हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की हम पढ़ते हैं, है ना। ठीक है। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म हम पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं अल्फ्रेड क्रॉबर की। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी दिया। ठीक है। अल्फ्रेड क्रॉबर ने एंथ्रोपोलॉजी दिया। ठीक है। तो अल्फ्रेड क्रॉबर ने एंथ्रोपोलॉजी दिया। तो अगर हम बात करें फ्रांस बोआस की, तो फ्रांस बोआस की जब हम बात करते हैं, तो फ्रांस बोआस जो थे, इनकी जो बुक थी ना, रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर।
तो रेस लैंग्वेज एंड कल्चर जो है, इन्होंने जो है वो आर्ग्यू किया कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ठीक है रेस लैंग्वेज एंड कल्चर के ऊपर बुक लिखी। ओके। तो हमें पर्टिकुलर कल्चर को हमें स्टडी करना है। हिस्टोरिकल अगर हमने कॉन्टेक्स्ट हमें देखना है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री अगर हमने देखनी है, तो हमें उसके रेस को पढ़ना पड़ेगा, हमें लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, हमें कल्चर को पढ़ना पड़ेगा, माइग्रेशन को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें रियल अंडरस्टैंडिंग होगी। कंपैरिजन, ठीक है। तो क्रिटिकल था, इसने कंपैरेटिव स्टडी को क्रिटिकल किया, क्रिटिसाइज किया। ओके। तो जब डिटेल स्टडी कर ले हम कल्चर की, तब हम स्कोप कर सकते हैं कंपैरिजन का। ठीक है। तो इन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म का आइडिया दिया कहाँ पे, बफिन लैंड एक्सपेडिशन की। ठीक है। फील्ड वर्क में जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम, अलग अलग डिसिप्लिन के जो लोग थे, उनके साथ उन्होंने फील्ड वर्क किया, जिसको हम बफिन एक्सपेडिशन कहते हैं। बफिन लैंड एक्सपेडिशन हम जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव को डेवलप किया और जिसने कल्चरल रिलेटिविज्म का आइडिया दिया। तो इन्होंने बॉस और स्टूडेंट्स, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को जो ग्रैंड थ्योरीज थी वहां से हटके, है ना, तो इन्होंने फोकस किया डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर और वेरिएशन को स्टडी करने के लिए कहा। कल्चरल रिलेटिविज्म जो है, इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं कल्चर के अंदर, तो हर कल्चर यूनिक है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कल्चर का। ओके। तो हमने बुक पढ़ी, इसकी बुक देखी, रेस लैंग्वेज एंड कल्चर। रेस लैंग्वेज एंड कल्चर इन्होंने बुक लिखी थी। तो उसमें इन्होंने बताया कि लॉ फॉर्मुलेशन नहीं करनी चाहिए, लॉस नहीं बनाने चाहिए, ये पहले ही रन नहीं होना चाहिए लॉ फॉर्मुलेशन के लिए, रियल टास्क होना चाहिए। इस पर्टिकुलर कल्चर को अच्छे से स्टडी करो, लॉ फॉर्मुलेशन पहले नहीं करो, पर्टिकुलर कल्चर को अच्छे से स्टडी करो, उसको हिस्टोरिकल उसको स्टडी करो, है ना, जिसके ऊपर रेस के ऊपर एम्फासाइज करो, लैंग्वेज के ऊपर एम्फासाइज करो, उन्होंने कहा ब्रांस बॉस ने। ओके। तो हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म जो है, तो कोई यूनिवर्सल लॉस नहीं होते हैं, कोई यूनिवर्सल रूल्स नहीं होते हैं। तो कल्चर का एक अपना पर्टिकुलर होता है, एज इट्स ऑन पर्टिकुलर यूनिक हिस्ट्री होती है। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म जो है वो हमें बताता है कि हर एक कल्चर जो है एक यूनिक होता है, एक पर्टिकुलर होता है, यूनिक हिस्ट्री होती है। ओके। तो अभी इन्होंने रिजेक्ट किया था इथनोसेंट्रिज्म को, बढ़ावा दिया था कल्चरल रिलेटिविज्म को, कहा कि कल्चर को हमें डिटेल स्टडी करनी चाहिए, यूनिवर्सल लॉस के ऊपर, फॉर्मुलेशन के ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए, है ना। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट ही फ्रांस बॉस ने दिया, है ना। इन्होंने कहा कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए इन्होंने कहा, फोर फील्ड मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दी, फोर फील्ड मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने किया दिया, है ना।
तो इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, है ना, ओरल हिस्ट्री का रिकॉर्ड लेना चाहिए। तो अगर हम डिफरेंट कल्चर्स को अगर हम स्टडी करते हैं एक रीजन में, तो हिस्ट्री हम निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल कल्चर्स की हिस्ट्री को हम रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या उनके सिंबल्स होंगे, क्या उनकी स्टेजेस होंगी एवोल्यूशन की, कैसे वो इवॉल्व हुए होंगे, क्या उनका बिलीफ सिस्टम था, क्या उनका रिलीजन था, सोशल सिस्टम कैसा था, सोशल कल्चरल सेटिंग्स कैसी थी, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। किसमें? हम डिफ्यूजनिज्म में, हम इसमें स्टडी करते हैं हम, ठीक है। तो रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर के ऊपर बुक लिखी थी इन्होंने। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, ठीक है, तो फील्ड स्टडीज में भी क्रिटिसिज्म है। तो इसका ऑब्सेशन था डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट करो। तो वो इतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो गया था, लेकिन इसका यूजफुल, मीनिंगफुल, उसका उसको यूटिलाइज उसका यूटिलाइजेशन मीनिंगफुल वे में कभी हो ही नहीं पाया। ओके, तो इन्होंने कोई क्लियर कट कोई अप्रोच नहीं दी जो कि एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन को गाइड करे। तो ये ऐप्ट था प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करने के लिए, है ना। प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन कम्प्लेक्स सोसाइटीज को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करता है, सिर्फ कल्चर में एम्फसाइज करता है, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है, फेल हो जाता है डिफाइन करने के लिए जनरल लॉस एट द लेवल ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ स्पेसिफिक कल्चर्स। तो इन्होंने बेसिकली कंपैरेटिव मेथड को इन्होंने रिजेक्ट किया। तो फंक्शनलिस्ट के ने कहा कि जो है ठीक है, ये फाल्टी है। तो पर्टिकुलरिज्म जो है एक क्लियर कट पर्सपेक्टिव नहीं दे पाया, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं दे पाया जो कि गाइड कर सके एंथ्रोपोलॉजी को 20th सेंचुरी में। तो ये सही था प्रिमिटिव सोसाइटीज के लिए, बट कम्प्लेक्स सोसाइटीज को स्टडी नहीं कर सकता था। ये कल्चर के कंसेप्ट को तो इन्होंने स्टडी किया, लेकिन सोसाइटी को इन्होंने इग्नोर किया। तो इन्होंने जो है जनरल लॉस को डिफाइन नहीं किया। जब हिस्ट्रीज हमने पढ़ी स्पेसिफिक कल्चर्स की, तो वहां के जनरल लॉस को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जनरल लॉस को निगेट किया, इन्होंने जनरल लॉस को डिफाइन नहीं किया। तो ये सारा क्रिटिसिज्म था फ्रांस बॉस का, नेचर वर्सेस बोसियन एंथ्रोपोलॉजी। जो ए लार्ज क्रिटिक था वो इज दैट इन द नेचर वर्सेस नेचर डिबेट में, ठीक है। तो बॉस का जो फ्रांस बॉस का जो बॉसियन जो एंथ्रोपोलॉजी थी, वो लीन किसकी तरफ थी? वो नर्चर साइड की तरफ लीन थी, ठीक है। तो disregarding the biological aspect that takes place with people in society। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने नर्चर साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया। इन्होंने कहा कि कल्चर्स, बिहेवियर्स को हम सोसाइटी में लर्न करते हैं, हमें पढ़ाया जाता है। तो वो पीपल को शेप करता है, इंडिविजुअल को कल्चर शेप करता है, लैंग्वेज शेप करता है, बिहेवियर शेप करता है। बायोलॉजी जो है वो शेप नहीं करता है। ये जेनेटिक मेकअप जो है इन इस एक्सपेरिमेंट, उसको इग्नोर किया, ठीक है। जेनेटिक जो
जेनेटिक्स को इन्होंने इग्नोर किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में। किस तरह से कल्चर जो है, सोशल एनवायरनमेंट जो है वो इम्पैक्ट करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को। ठीक है, इन्होंने नेचर नर्चर की बात की। ठीक है, इन्होंने नर्चर की बात की, इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की, किस तरह से इम्पैक्ट करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को। तो इन्होंने जो है जेनेटिक मेकअप जो है वो उसको उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है इनको। तो इन्होंने जो है हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया। पहले जो होती थी थ्योरीज वो रेसिस्ट थ्योरीज होती थी, इथनोसेंट्रिज्म से बड़ी होती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई डायरेक्शन दी डिसिप्लिन को। इन्होंने कहा कि हर कल्चर जो है वो इक्वली डेवलप्ड होते हैं, कोई कल्चर ज़्यादा डेवलप नहीं है, कोई कल्चर कम डेवलप नहीं है। तो इन्होंने फाउंडेशन ले की फील्ड वर्क की, टेक्निक्स की, और इन्होंने जो है फोकस किया व्यूमन को इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में भी फोकस किया। तो ये हमने पढ़ा हमने डिटेल में स्टडी किया कि क्या होती है फ्रांस बॉस ने की जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म थी वो क्या है, क्या क्या इन्होंने कहा कि एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, ना, ये एविडेंसेस स्टडी करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा, इन्होंने नेचर नर्चर की डिबेट में इन्होंने ये कहा कि इन्होंने इन्वायरमेंट के रोल को ज़्यादा एम्फसाइज किया कल्चर में, और इन्होंने जो दूसरा रोल था उसको जो है इन्होंने इग्नोर किया, बायोलॉजिकल रोल को इग्नोर किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, यूनिक हिस्ट्री है, तो वहाँ पे यूनिवर्सल लॉज को कोई इन्होंने निगेट किया। इनकी इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जनरल लॉज इन्होंने डेवलप नहीं किए पर्टिकुलर सोसाइटी में। ठीक है, 4 फील्ड मेथड इन्होंने डेवलप किया, है ना। तो ये जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है, स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट है, ये इस पे काम किया था फ्रांस बॉस ने, है ना। तो हमने ये देख लिया, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को हमने पढ़ लिया। हमने बाकी जो न्यू एवोल्यूशनिज्म है, वी गॉर्डन चाइल्ड, नेस्ले वाइट, जूलियन स्टीबार्ट, मार्शल सालिन एंड एलमॉन सर्विस, तो 1930s में ये थ्योरीज आई थी। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म थ्योरी जो 19th सेंचुरी में आई थी, न्यू एवोल्यूशनिज्म थ्योरी 20th सेंचुरी में आई थी। कल्चरल हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म फ्रांस बॉस की ये देन है। इन्होंने कल्चर को स्टडी करने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि कैसे कल्चर जो है वो यूनिक होता है, हर एक कॉन्टेक्स्ट में हम कल्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है पेपर को लिखने की, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है, अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करनी है, और वो तभी होगा जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जब आपने कंटेम्प्रेरी केस स्टडीज को डिटेल में स्टडी किया होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, स्टैटिक पार्ट को भी आपने अच्छे से स्टडी किया होगा और डायनेमिक पार्ट को भी अच्छे से स्टडी किया होगा। थॉट्स आपने स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हैं, उनको हम अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, उसको डिटेल में अगर आपने समझने की कोशिश की होगी, समझा होगा, तभी आप उसको थ्योरीज को या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके वर्क को आप कोड कर सकते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को कोड कर सकते हैं। ठीक है, कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है गाइस, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। और गाइस, thanks guys, thank you all of you uh, for motivating me to create more and more video lectures. I will continue creating more and more videos on the different topics of the anthropology from UPSC mains point of view. So guys, all my videos are very helpful for all of you. You kindly refer all my videos. I have prepared topics on each. I have prepared discussions. I've done discussions. I have given elaborative, detailed explanations of each and every topic of the anthropology optional of UPSC mains. ओके गाइस, तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। थैंक यू गाइस।